मैं काली हूँ, अर्थात काल की ईश्वर, अर्थात काल के इतर, अर्थात मैं काल के परे हूँ। दुर्गा की सवारी शेर है, लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, सरस्वती की हंस है, किंतु मैं शिव पे सवार होती हूँ, अर्थात जो परम मौन, परम शांत और प्रेम स्वरूप हो जाता है वही काल के परे होता है। उसी का कभी विनाश नहीं होता। विनाश की शक्ति उसी के हाथों में होती है जो परम शांत हो। मैं काली विनाश करती हूँ और निर्माण भी। मनुष्य भोला है, उसके लिए काली माँ, और जो दुष्ट है, जो राक्षस है, उसके लिए काली चंडाली हूँ। अगर दुष्ट भी मेरी शरण में शुभ हृदय से आ गया तो मैं उसको भी शिव बना देती हूँ, किंतु मैली आँखों वालों को मैं आँख विहीन कर देती हूँ। इसलिए हे मनुष्य, तू काम वासना, अहंकार, लोभ, माया को त्याग कर मेरी आज्ञाकारी संतान बन। अपनी आत्मा को जागृत करके मुझे पहचान। अपने अंदर के शिव को बाहर निकाल कर अमृत का सृजन कर। संसार के विषयों में क्यों उलझा हुआ है? इन विषयों से ही विष बनता है, और अगर यह विषयों का विष आपको जकड़ ले तो सामने परमात्मा आ जाए, तब भी आप परमात्मा रूपी अमृत को त्याग कर विष रूपी विषयों को चुनेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तो इन विषयों के विष का त्याग कर दे। एक बार की बात है, अवंतीपुरा राज्य के राजा पुरंदर वर्मा ने अपने राज्य की सबसे खतरनाक और सुंदर विष कन्या विशाखा को अपने दुश्मन राज्य विरम प्रदेश के राजा चंद्रभान वर्मा के समस्त परिवार के हत्या के उद्देश्य से विरम प्रदेश भेजा। पुराने ज़माने में राज विभाग के अधिकारी ऐसी कन्याओं को पहचान करके जिसके बड़े होकर बहुत सुंदर हो जाने की संभावना होती थी, उन्हें धीरे धीरे बहुत ही कम मात्रा में विष दिया जाता था, और फिर कुछ समय बाद विष की मात्रा को हल्का सा बढ़ा दिया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कन्याओं के शरीर में विष धारण करने और विष उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता था। इन विष कन्याओं का प्रयोग राज विभाग दुश्मन राज्यों की जासूसी और दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए करता था। विशाखा नर्तकी के रूप में विरम प्रदेश में प्रवेश करती है। विरम प्रदेश में जगह जगह उसके नृत्य कार्यक्रम होते हैं। विरम प्रदेश में विशाखा के नृत्य के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। राज दरबार में भी विशाखा के नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। दरबार सजा हुआ था। राजा चंद्रभान वर्मा अपने सिंहासन पे विराजमान थे। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपने अपने आसन पे बैठे थे। विशाखा पूरी तन्मयता से नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही थी। तभी राजकुमार नीलांबर वर्मा का राज दरबार में प्रवेश हुआ। राजकुमार नीलांबर के आंखों का तेज देखकर विशाखा एकदम से स्तंभित हो गई। राजकुमार मंद मंद मुस्कुराते हुए विशाखा के सामने से गुजरकर अपने आसन पर बैठ गए। कुछ पलों के लिए स्तंभित रहने के उपरांत विशाखा को फिर होश आया तो वह और मग्न होकर नाचने लगी। जैसे बादलों को देखकर मयूर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार राजकुमार के उपस्थित होने के बाद तो विशाखा मयूरी के समान नृत्य करने लगी। विशाखा के नृत्य को देखकर राजा चंद्रभान वर्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विशाखा को कुछ दिनों तक अपने अतिथि के रूप में रहने का प्रस्ताव दिया।
विशाखा ने यह प्रस्ताव सहर्ष मान लिया। विशाखा और राजकुमार नीलांबर आपस में विचार विमर्श करने लगे। राजकुमार नीलांबर के सानिध्य में विशाखा को एक अद्भुत दिव्यता का एहसास होने लगा। एक दिन राजकुमार नीलांबर और विशाखा बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक एक विषैले सर्प ने राजकुमार नीलांबर को डस लिया। विशाखा ने जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाया। तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने राजकुमार का निरीक्षण करने के बाद बोला, बहुत मुश्किल है, हमें इसी क्षण इस सर्प से भी विषैला विष चाहिए। जहर को ही जहर काटता है। यह सुनकर विशाखा के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। विशाखा को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने दिनों में तो विशाखा यह भूल ही गई कि वह एक विष कन्या है। अचानक विशाखा को स्मरण आया कि वह तो स्वयं विष कन्या है। विशाखा ने धीरे से राजकुमार के पैरों में अपना नाखून गड़ा दिया और चुपचाप वहां से चली गई। लोग यह देखकर चकित रह गए कि राजकुमार स्वयं ही ठीक होने लगी है, किंतु राजवैद्य को शक हुआ। उस दिन के बाद विशाखा भी विरम प्रदेश छोड़कर गायब हो गई थी। राजवैद्य ने अपना शक राज विभाग के अधिकारियों को बताया। अधिकारियों ने जब गहन छानबीन की तो वह भौचक्के हो गए। उन्होंने यह बात राजा को बताई। राज अधिकारियों ने यह सूचना राजकुमार नीलांबर को दी। राजकुमार फौरन लश्कर लेकर विशाखा के खोज में निकल पड़े। कई दिनों के बाद भी विशाखा नहीं मिली। राजकुमार ना उम्मीद होकर एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे कि उनको अचानक एक कुटिया दिखाई दी। राजकुमार ने सोचा, चलो थोड़ा जलपान किया जाए। जैसे ही राजकुमार घोड़े से उतरे, वैसे ही विशाखा भी कुटिया से निकली। राजकुमार को देखकर विशाखा ने राजकुमार के पैर छुए। यह देखकर राजकुमार हतप्रभ हो गए। राजकुमार ने विशाखा से पूछा, जब तुम मुझे मारने ही आई थी तो मेरी जान क्यों बचाई? विशाखा बोली, राजकुमार, मैं तो आपके अंदर अपना घातक विष भरने आई थी, किंतु आपके अंदर से बह रही प्रेम की दिव्य ज्योत ने मेरे अंदर प्रथम बार प्रेम का अमृत बहा दिया। मैंने सबसे पहले गुरु उनको माना था जिनने मेरे अंदर विष भरा था, और वास्तविक गुरु आपको माना है जिसने मुझ विषधर को भी प्रेम अमृत चखा दिया। यह कहकर विशाखा के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देखकर राजकुमार नीलांबर भी व्याकुल होकर बोले, चलो विशाखा, चलो हमारे साथ। विशाखा बोली, महाराज, मैं विष कन्या हूँ। मेरा जहर इतना पक्का हो गया है कि अब मैं विष को अपने आप से दूर नहीं रख सकती। मेरे साथ रहने से आपको ही खतरा है। इसलिए हे राजकुमार नीलांबर, आप जाए। मेरे लिए वो एक बूंद अमृत रूपी प्रेम ही काफ़ी है जो आपने मुझ में जगाई है। तो हे मनुष्य, इस अहंकार, घृणा, ईर्ष्या, वासना, तृष्णा आदि जहरों को उगल दो, नहीं तो यह जहर पक्के हो गए तो अपना जितना मर्जी दान पुण्य कर लो, प्रेम रूपी परमात्मा आपको नहीं प्राप्त होगा। या तो शंकर भगवान बन जाओ, जहर ना उगलो ना गटको, बस अपने गले में रखो, जो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हे मानव, तू अपने अंदर के जहर को उगल के अपने अंदर प्रेम और आनंद का अमृत उत्पन्न कर, और इस प्रेम रूपी अमृत को पूरे संसार में फैला, ताकि संसार प्रेममय हो जाए। तभी संसार का भी कल्याण होगा और आपका भी। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नीति युक्त माता के वचनों को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय माता दी। बोल साचे दरबार की
तेरी सदा ही जय।